Hello everyone, welcome to Mobius classes. Today we are going to discuss about our next topic, that is crop protection management. In our previous video we have been discussing about crop variety improvement and crop production management, right? So in this video we will discuss about our third point, that is crop protection management. So now let's start. तो हम लोगों ने ये जाना कि कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, हम बोल सकते क्रॉप का बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए 3 मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। एक बताया मैंने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आया था। दूसरा मैंने बताया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताया था मैंने, इरिगेशंस के बारे में बताया था। अब थर्ड जो हमारा आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। चलो सब चीज़ फसल लगा ली है, फसल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ये हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 चलते हैं देखते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है, कुछ यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को, हम बोल सकते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, मतलब कि नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें आता है पहले वीड्स, पेस्ट और डिजीज़। अब यहाँ पे समझे 1 बाय 1 करके, व्हाट इज़ वीड्स, व्हाट इज़ पेस्ट एंड व्हाट आर द डिजीज़ दैट बट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन रेट। तो सबसे पहले हम आते हैं वीड्स के बारे में। तो देखो वीड्स के बारे में समझाते हैं कि आप कभी भी एक लैंड देखे होगे, खेत वगैरह देखे होगे, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे घास फूस उग जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। मतलब अगर हम कोई फसल लगाएं तो उसके साथ और भी घास वगैरह उग जाते हैं, कहीं वॉल पे भी, दीवार पे भी वो निकल जाते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वो बस ग्रो कर जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई सर वो भी तो ग्रीन है, तो वो तो अच्छा है, धरती को हरा भरा कर रहा है, वो उसका क्या नुकसान, वो उसको भी उगने दीजिए। तो भाई नुकसान क्या है, ये बात आपको समझाते हैं लॉजिकली। अगर इसको आप पर्सनली लोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो अब पर्सनली कैसे समझा जाता है वो समझो। यहाँ पे कोई एक बॉय है ए और कोई एक बॉय है बी, ठीक है। अब बताना दोनों में से खुश कौन है। इसके 2 भाई बी और सी और डी, ठीक है, और ये अकेला है भाई, ठीक है। पापा ने एक पिज़्ज़ा ला करके दिया, दोनों के पापा ने। अब बोला बेटा तुम खा लो। तो यहाँ पे ज़रा इसको लॉजिक को समझिए कि ये वाला जो बी है, ये तो भाई इस पिज़्ज़ा का अकेला मालिक हुआ, आराम से खाएगा, पूरे अच्छे से खाएगा। लेकिन इसको क्या करना होगा, इनको ये 3 पार्ट में क्या होगा, पार्टीशन करना होगा। क्या करना होगा, 3 पार्ट में क्या करना होगा, 3 पार्ट में पार्टीशन हो जाएगा। तो 3 पार्ट में जब पार्टीशन होगा तो इससे क्या होगा, उनके जो क्वांटिटी मिलेंगे वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो अब मेरा बात समझ में आ रहा है कि ये एक लैंड, अगर पर्टिकुलर लैंड है, उसमें हम कोई क्रॉप को लगाएं और उसके साथ वीड्स अगर ग्रो कर जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप को मिलना चाहिए था, जो ये फसल को मिलना चाहिए था, वो इसको ना मिल करके इन लोग भी क्या कर लेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा। तो वो पर्टिकुलर या प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनको मिल नहीं पाएगा, तो ये अच्छे से डेवलप या अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीड्स इसी तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी क्रॉप्स को। तो यहाँ पे मेंशन भी रखा है वीड्स क्या होता है, देखिएगा, along with the crops sometimes some other plants also grow up which are not needed, these are called weeds। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। वीड्स क्या करता है, क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। कैसे, ये यूटिलाइज कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था क्रॉप को, वो उनको ना मिल करके क्या करता है कि वो खुद ही क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अब आता है वीड्स को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। तो वीड्स को कंट्रोल करने का या वीड्स को रोकने का कुछ सर्टेन मेथड्स होता है, पहला समझते हैं। तो पहला आता है वीडीसाइड्स। ये एक तरह का केमिकल होता है जो कि स्प्रेड किया जाता है फील्ड में, जिससे क्या करते हैं, वो जो वीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये बाकी क्रॉप्स को हार्म नहीं करता है, ठीक है। वीडीसाइड्स डजंट हार्म एनी अदर क्रॉप्स, ये ध्यान रखिएगा। दे जस्ट किल और डिस्ट्रॉय द वीड्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। पॉइंट नंबर 2 कि वीड्स को अपरूट कर सकते हैं मैनुअली भी, मतलब हाथ के ज़रिए भी उखाड़ सकते हैं उसको। तो कुछ फार्मर जिनके पास ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता केमिकल्स को परचेज़ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मैनुअली ये काम करते हैं, वो हाथ से उसको उखाड़ लेते हैं, यानी कि अपरूट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा, बहुत सारे जो होते हैं ना कि जो क्रॉप जो कि टाइमली अफेक्टेड नहीं होते, जैसे कि आपको मैं एक बात समझाता हूँ। वैसे क्रॉप जो उसको रेगुलरली
लगाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग पीरियड डिस्टेंस पे नहीं लगाया जाता, मतलब कि तुरंत लगाया जाता है, तुरंत समय के बाद, तो वो वीड्स के ज़रिए अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। और फोर्थ अगर हम समझे, फोर्थ पॉइंट समझे, तो मैंने आपको बताया था कुछ सर्टेन क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन आ गया, मिक्स्ड फार्मिंग आ गया, इंटर क्रॉपिंग आ गया, तो ये सब क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। अगर हम इन सब का इस्तेमाल करें तो ये भी ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं वीड्स का ग्रोइंग को कम करने के लिए। मतलब अगर हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, क्रॉप्स लगाते रहेंगे, या इंटर क्रॉपिंग एक डिस्टेंस पर्टिकुलर पैटर्न में रो में क्या करेंगे, क्रॉप्स को लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये वीड्स को ग्रो करने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा या रोकेगा, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स आपको ध्यान रखना है वीड्स कंट्रोल करने के लिए, राइट। अब आते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट देखिएगा, पेस्ट आप बोलते हैं कुछ वैसे इंसेक्ट्स जो कि क्या करते हैं, क्रॉप्स में लग जाते हैं या जर्म्स लग जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फसल को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स और पेस्ट आता है जो कि क्या करता है, क्रॉप्स को ख़राब करता है और हार्म पहुँचाता है अलग अलग तरीके से। तो वो क्या है, वो 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आपका बन सकता है, हाउ पेस्ट कैन अफेक्ट द क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हाउ पेस्ट कैन अफेक्ट द क्रॉप्स। देखो अब थोड़ा क्लास बड़ा है, 9 क्लास, तो आपको चीज़ें ना कि अपने से क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, हर एक चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं जो टीचर क्वेश्चन आंसर लिख करके दे रहा है बस वही आपको पढ़ना है, आपको खुद से ध्यान रखना अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब उस हिसाब से देखो इसका आंसर क्या क्या होगा वो देख लो। तो पहला पॉइंट आप इसमें दोगे कि क्या करता है कि क्रॉप्स का पार्ट को क्या करता है, कट कर देता है, लाइक उसके फ्रूट्स लीव्स स्टेम में कटिंग कर देता है जा करके, क्योंकि और उसके बाद कह सकते हो कि ये स्टेम्स और रूट्स के और प्लांट्स के स्टेम और रूट में क्या करता है, होल करके इंटर कर सकता है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर दे सक द सेल सैप ऑफ द प्लांट्स एंड हेंस डिस्ट्रॉय देम। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सेल सैप, बहुत लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग पढ़े थे वैक्यूल्स के बारे में, सेल में पढ़े थे वैक्यूल्स, कि वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में लार्जर इन साइज होता है, तो ये क्या करता है, और वैक्यूल्स के अंदर जानते हैं कि फ्लूइड होता है, वो लिक्विड से भरा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, ये लिक्विड जो होता है ना, होता है वो वैक्यूल सेल के अंदर, उसको क्या करता है, सक कर लेता है, मतलब चूस लेता है, जिसके वजह से उसके अंदर कुछ रहता नहीं है, और सेल को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्रॉप भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये था तो चीज़ क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन देखें। अब समझेंगे कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट तो कर लिए भाई, अब उसको स्टोर कैसे करना है, रखना कहाँ है, कैसा प्लेस चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो जो जहाँ रख रहे हैं वो बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझे तो 1 बाय 1 करके, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के स्टोरेज में या हम बोल सकते हैं ग्रेन्स के स्टोरेज में क्या करते हैं, उसको क्रॉप्स को लॉस करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि क्रॉप को ख़राब करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो एक आता है आपका बायोटिक फैक्टर्स और एक आता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट इज़ बायोटिक फैक्टर्स और व्हाट इज़ एबायोटिक फैक्टर्स? तो बायोटिक का मतलब हो गया आपका लिविंग फैक्टर्स, जो मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पहुंचाता है, और एबायोटिक का मतलब हो गया आपका नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में आपका आगे इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, माइस, मतलब ये सब ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं कि ये लग करके फसल को ख़राब कर देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे ज़्यादा तापमान बढ़ गया, ज़्यादा नमी बढ़ गई मौसम में, तो इसके कारण भी क्या होता है कि क्रॉप्स में हानि होती है, यानी कि क्रॉप्स के अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं वो स्टोर नहीं हो पाते इन कारणों से, ठीक है। फिर अगर हम बताएं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क करके ही दिया हुआ है कि हाउ टू प्रिवेंट स्टोरेज लॉस। ये स्टोरेज के में जो लॉस हो रहा है तो इसको प्रिवेंट, इसको रोके कैसे, इसको बचाए कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो हाउसेस है जहाँ पे मैं स्टोर करके रख रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस सही तरीके से होना चाहिए। ग्रेन्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए स्टोर करने से पहले। उसके बाद आ रहा है क्या कि ग्रेन्स को क्या करना चाहिए, अच्छे से जब क्लीन करते हैं धोते हैं तो उसके बाद सुखाना चाहिए, इसको ड्राइंग करना चाहिए, और उसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसको पर्टिकुलर शेड में भी थोड़ा सा सुखाने के बाद उसको स्टोर करना चाहिए। तो ये 3 मेथड्स का अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमारा जो स्टोरेज में जो लॉस हो रहा है वो स्टोरेज लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब ये था हमारा कि क्रॉप्स के बारे में। अब हम देखिएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, कुछ एनिमल हस्बेंड्री एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा
अब बोलेगा सर एनिमल ये का एग्रीकल्चर से क्या रिलेटेड, तो एक बात समझ लो बाबू कि एग्रीकल्चर में जाने का ये आपका एनिमल हस्बेंड्री जो है ना वो एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच आप कह सकते हो। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है कि हम जो बोलते हैं ना जो एनिमल्स का केयर टेकर होते हैं, मतलब पालन पोषण करते हैं, ध्यान रखते हैं। किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स को रियर्ड किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। किस लिए? ताकि मीट का प्रोडक्शन हो सके, मिल्क का प्रोडक्शन हो सके, एग्स का प्रोडक्शन हो सके और भी अदर चीज़ों का प्रोडक्शन हो सके, यानी कि हनी भी आ गए इसमें, ठीक है, फिश प्रोडक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा एग्रीकल्चर का फील्ड है जिसमें लाइव स्टॉक मतलब जानवर का जिससे जो प्रोडक्ट्स हम लोग प्राप्त करते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि एनिमल्स का रियरिंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है उनका पालन पोषण करके लाइफ स्टॉक को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि उनको कंट्रोल्ड मैनर में सिलेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता है, या बोल सकते हैं राइट केयर के साथ। अगर हम बात करें क्योंकि अगर मेरे पास एक गाय है, ठीक है, अगर हम उसको बोलेंगे कि उसका हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये नहीं होता कि बस आप उससे सिर्फ अपना बेनिफिट कमाओ। आप में उसको ये होना चाहिए कि उससे क्या होना चाहिए कि उसको जहाँ पे रख रहे हैं वो उसका वो इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, उन पे राइट केयर देना चाहिए ताकि उनको कोई भी तरह का डिजीज़ या वो डिजीज़ फ्री रहें और हेल्दी रहें, और उससे क्या हो सके कि हमें बेनिफिट भी हो और उनका लाइफ क्या हो वो भी अच्छे तरीके से चले। ऐसा ना हो कि कुछ समय तक वो ठीक रहें फिर उसके बाद एनिमल को किसी तरह का डिजीज़ लग करके वो उनकी डेथ हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि जो ह्यूमंस का हम बात करते हैं अपना जो पॉपुलेशन है वो बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक को अच्छे से बढ़ाने का ज़रूरत है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाने का ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑफ एग्स, मीट, मिल्क ये सब का भी तो बढ़ रहा है डे बाई डे। तो अगर हम अच्छी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं लाइफ स्टॉक का पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के सबसे अंदर आता है हमारा कैटल फार्मिंग। क्या आता है हमारा? कैटल फार्मिंग। अब कैटल फार्मिंग देखिए क्यों किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो कैटल फार्मिंग किया जाता है वो जनरली दो रीज़न से, क्योंकि कैटल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। क्या मिलता है? मिल्क। कैटल से हमें मिल्क मिलता है और आपको पता है कि उसे ड्रॉट लेबर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि एनिमल्स को हम लोग दो पर्पज़ के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा ड्रॉट एनिमल्स और एक आता है हमारा मिल्च एनिमल्स। ड्रॉट मतलब जिसको वर्क के लिए, जिसको किसके लिए? वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काम के लिए, ठीक है। और मिल्च मतलब जिससे मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल जिसको किया जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ये एक हेडिंग ही है, ठीक है, बोल्ड नहीं है। तो अब देखो कि मिल्च एनिमल्स क्या होता है। द एनिमल्स दैट प्रोवाइड मिल्क्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। और ड्रॉट एनिमल्स में कह सकते हैं एनिमल्स दैट वर्क इन द फील्ड्स फॉर इरीगेशन के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए, या हम बोल सकते हैं कि वो खेत में देखते हैं ना बहुत सारे जानवर का इस्तेमाल करते हैं टीलिंग वगैरह ये सब करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉट एनिमल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन बन रहा है आपका कि कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। क्या हम कैटल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो ऑफकोर्स बढ़ा सकते हैं। कैसे वो देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा मिल्क प्रोडक्शन इन्हेंस्ड हो सकता है। इन्हेंस्ड कहने का मतलब इम्प्रूव हो सकता है, बढ़ सकता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल। व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड? एनीवन? अच्छा लाइव क्लास नहीं है, हम भूल गए कि हम सामने में पढ़ा रहे हैं किसी को, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। लैक्टेशन पीरियड वैसे पीरियड को कहते हैं बाबू, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि एनिमल जो होते हैं ना, जितने भी हम बात करें एनिमल की, अगर हम बात करें या हम गाय की, अगर गाय की बात करते हैं, कैटल्स का बात करते हैं, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। कैटल्स का ही बात कर लेते हैं। कैटल्स देखिएगा जो काऊ जो क्या करती हैं, जो जिनके जो बच्चे होते हैं, आई मीन जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका सही समय पे क्या होता है? मिल्क का प्रोवाइड करना। जैसे कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी हम बोलते हैं, अगर हम कैटल्स की बात करें कि कैटल्स की तो ये लैक्टेशन पीरियड का मतलब देखिएगा होता है क्या कि जब भी कोई काऊ, ठीक है, बोलते हैं कि अपना काल्फ देती है, बछड़ा देती हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज आपको पता है काऊ इज़ ए मदर, राइट।
तो तो यहाँ पे मैं समझना क्या है कि लैक्टेशन पीरियड में देखिएगा जितना देर कोई काऊ क्या करेगी, रेस्ट करेगी, मतलब हम बोल सकते हैं लाइंग डाउन, जब वो बैठी रहेंगी उतना ही क्या करती हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन क्या करती है, ज़्यादा करती हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई काऊ, अगर हम बात करें कि लगभग अगर कितना ले लो, कितना भी अगर मान लो कुछ आवर्स रेस्ट कर रही हैं, वो लाइंग डाउन है कुछ आवर, एक से ज़्यादा घंटा अगर हम बोल सकते हैं, तो वो लगभग 1.5 केजी क्या करती है, मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, या हम बोल सकते हैं अपने टैंक में। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर वो लगभग 41 आवर्स तक, ठीक है, 41 आवर तक लैक्टेशन पीरियड के टाइम क्या करे कि वो लाइंग डाउन रहे, तो लगभग वो, अगर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, साइंस की लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 68 लीटर्स तक वो क्या करती है, मिल्क वो दे सकती हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आपको माइंड भी नहीं करना है। ये जब आप काऊ के बारे में वेटनरी साइंस में पढ़ोगे तो उसको अलग से ये सब चीज़ बताया जाता है। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, जब हम लोग लैक्टेशन पीरियड काऊ में या हम कैटल में क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। कहने का मतलब उनको रेस्ट देंगे जहाँ पे क्या कर सके वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। फिर एक टर्म आता है क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि इंटर क्रॉस करवाना, जिसमें फॉरेन मतलब विदेशी काऊ और लोकल जो नेटिव जो होते हैं हमारे देश के काऊ को क्या बोलते हैं, क्रॉस करवाना, जिसमें क्या होता है कि जब ये क्रॉस होगा तो अच्छे तरीके से क्या होगा कि लैक्टेशन पीरियड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस टू डिजीज़, मतलब कि वैसे काऊ डेवलप होंगे या वैसे कैटल डेवलप, वैसे काफ डेवलप होंगे जो इसमें क्या होगा, कोई भी तरह का पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग एक अलग सा मेथड है जो कि हम पहले क्रॉप्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना, हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में वो चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शेल्टर ऑफ द काऊ। सबसे पहली बात भाई, जहाँ पे कैटल को या काऊ को रख रहे हैं तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में क्या करता है कि किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करने में क्या करता है, मदद करता है। डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, ठीक है। द कैटल शुड बी केप्ट क्लीन एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद ए कवर्ड शेल्टर। जो कैटल होंगे बछड़े, ठीक है, या बोलते हैं जो गायें होंगी, उनको क्या हो, क्लीन शेल्टर में रखना चाहिए, मतलब कि अच्छे जगह पे रखना चाहिए। उसके साथ साथ उनको कवर्ड रखना चाहिए, ऐसे इनमें खुला तोला गंदा लग रहा है, क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो रेगुलर उनको क्लीन करते रहना चाहिए। और जो रफ़ वेदर कंडीशन से, हार्श मतलब होता है रफ़ वेदर कंडीशन से भी क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके साथ साथ जो उनका शेल्टर का जो फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब जो ग्राउंड, उसको क्या, उनको हमेशा ड्राई और क्लीन रखें, क्योंकि गाय हमेशा क्या करती हैं कि एक्सक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोर क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है। तो ये वो जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे पर्सन केयर टेकर होते हैं, उनका ध्यान होना चाहिए कि उस प्लेस को, शेल्टर को क्लीन रेगुलर समय पे करते रहें, ठीक है। तो ये सब मेथड्स है जिसके ज़रिए हम मिल्क प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए चैप्टर थोड़ा बोरिंग है और कुछ अजीब सा भी हटके हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हम मान रहे हैं। तो चीज़ों को ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसमें लॉजिक लगाना नहीं है, बस जो चीज़ें हैं बस आप उसको समझिए वो क्या है, बस उसको समझ के चलते रहिए, ठीक है। अब देखो फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट्स चाहिए एक, जहाँ से क्या हो सके कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। तो पहला आता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में, क्या कि जो फूड जो वैसा ही फूड हमें देना चाहिए उनको, जो कि क्या होगा, उनके हेल्थ के लिए क्या होगा, हेल्दी होगा, मतलब बोल सकते हैं उनके हेल्थ के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अब मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि लैक्टेशन पीरियड पे ध्यान देना। किस पे, लैक्टेशन पीरियड। अब एनिमल फीड्स में देना क्या चाहिए, रफेज, देखिए घास चारा जो होता है, जो दिया जाता है उनको, कंसनट्रेट जिसमें फाइबर कम होती है लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा जो फूड मटेरियल जो उनको दिया जाता है, देखिएगा वो गाय का कुछ अलग ही मटेरियल होता है, उसको हम हिंदी वर्ड में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप देखे होंगे उनको खाना देते हुए बहुत सारे गाय को। तो वो सब जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको मिलता है, जिससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। फीड एक्टिव एडिटिव्स, कुछ उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिला करके, कुछ हम बोलते हैं ना कि उसका एक पैकेट टाइप से भी आता है जो उसको उसके साथ मिला करके उनको दिया जाता है, ताकि उनका हेल्थ में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से करें। क्योंकि जब तक उनमें न्यूट्रिएंट्स अलग से नहीं मिलेंगे, अलग से एक्स्ट्रा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तब तक मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा, ठीक है। कैटल फ्रॉम डिजीज़, अब भाई कैटल को प्रोटेक्ट करना है डिजीज़ से,
तो देखिएगा डिज़ीज़ तो आजकल इस तरीके से फैला हुआ, आप खुद देख सकते हो डिज़ीज़ का क्या रेट है। कोरोना उसमें से वन ऑफ द एक डिज़ीज़ है जो कि किस तरीके से फैल रहा है, जो कि एक महामारी बन चुका है। तो डिज़ीज़ तो भाई कभी भी किसी भी इंसान को कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि उसको उससे बचा कैसे जाए, उसका या अगर कोई जानवर है तो उसको बचाया कैसे जाए। तो यहाँ पे डिजीज़ कैन लीड टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इवन डेथ ऑफ द कैटल। अगर किसी भी काऊ को या बछड़े को अगर किसी तरह का डिजीज़ हो रहा है तो उनका मिल्क का प्रोडक्शन रेट को कम कर देता है, उसके साथ साथ ये भी खतरा रहता है कि उनकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ना हो तो इसके लिए करना क्या चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले देखिएगा, मेनली पैरासाइट्स कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कैटल। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करते हैं और इंटर करके न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं उन्हीं के बॉडी से। तो दीज पैरासाइट्स कैन बी फाउंड इन द एनिमल्स और दे में अटैक देम एक्सटर्नली। या तो उनके अंदर ही इंटर कर सकते हैं या तो बाहरी रूप से क्या करते हैं, उनको अटैक करके किल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल जो पैरासाइट्स होते हैं जनरली डैमेज करते हैं, उनके लीवर पे अफेक्ट करता है, उनके स्टोमक पे अफेक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल वॉर्म्स और फ्लूक्स, ये दोनों ऑर्गेनिज्म हैं या हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं कि जो कैटल्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स जो कि कैटल्स को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स में आ सकता है आपका डिजीज़, स्किन डिजीज़, क्योंकि वो गंदा संदा अगर उसको रखिएगा जहाँ पे फ्लोर क्लीन नहीं रखिएगा तो स्किन डिजीज़ होने का चांसेस होता है। कुछ बैक्टीरिया वायरस भी उन पर अफेक्ट कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि कैटल का लाइफ डेंजर में आ जाएगा। तो अगर एक बेस्ट मेथड मान के चले कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज़ से, तो वैक्सीनेशन, उन्हें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वैक्सीनेशन या वैक्सीन देते रहना चाहिए जिससे उनका क्या हो सके, वो अच्छी तरीके से वो हेल्दी रह सकें। ठीक है, अब आता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके पोल्ट्री फार्मिंग जो हो गई आपका, या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पोल्ट्री और फिश प्रोडक्शन आपका रह गया, तो ज़्यादा आपका रह नहीं गया है, एक क्लास इनफ है, उसमें आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे क्विट कर दे रहे, बिकॉज इस चैप्टर में जनरली आपको सिर्फ सुनना है और क्वेश्चन इससे बनता है बाबू ज़्यादा। बस यही आपका हनी से बनेगा, फिश प्रोडक्शन से बनेगा, ब्रॉयलर्स जो अभी मैं हैन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसके से बनेगा, और कुछ स्टार्टिंग से मैंने जो क्वेश्चंस मैंने बताया उनसे बनता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही लेके चलेंगे, ऐसा ना हो कि आपका दिमाग से निकल जाए। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे क्विट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते रहिएगा। और किन्हीं को किसी तरह का क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप पे या तो ग्रुप में बोलिए या तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा आगे।